हाँ बेटे चले, आइए देखा जाए। तो अभी मैं फिर पूछ रहा हूँ, किसी का कोई डाउट्स है? आइए देखिए, कल हम हेडिंग डाल चुके हैं, सेल से प्राप्त विद्युत धारा। सेल से प्राप्त विद्युत धारा, कल की बातें याद होंगी आपको? आपने कल ये सेल बनाया था और आपको सेल के आंतरिक प्रतिरोध का भी परिचय कराया गया। अब बोला गया ऐसे घेर दिया जाएगा तो ये सेल का ई है और ये आर है और ये है बाह्य प्रतिरोध, और आपने कुंजी की सहायता से ये जोड़ लिया। तो कल मैंने आपको यही बताया कि बेटा सेल के इस प्लस टर्मिनल से अब आप बाह्य परिपथ में आ रहे हो और यहां तक जा रहे हो, तो प्लस टर्मिनल से होकर माइनस टर्मिनल तक मैंने बताया कि इसे हम एक्सटर्नल सर्किट कहेंगे, यानी बाह्य परिपथ कहेंगे, याद है? और इस टर्मिनल से इस टर्मिनल यानी माइनस टर्मिनल से सेल के अंदर से प्लस टर्मिनल तक यहाँ क्या होगी, कल मैंने समझाया कि यहीं पर विद्युत अपघट्य पदार्थ को खोल करके रखा गया है जो अपने आयन में टूट रहा है, जिसमें धन आयन ऋणोद पे जा रहा है और ऋण आयन धनोद पर जा रहा है, यही ना? तो ये आपका इंटरनल सर्किट है, यानी आंतरिक परिपथ है। बोले कोई डाउट? हमने आपको समझाया कि बेटा जहां भी प्रतिरोध होगा तो वहां विभव आएगा, तो इसका मतलब कि बाह्य प्रतिरोध में जो विभव आएगा उसे हम बाह्य विभवांतर कहेंगे, सही है? और यहाँ जो आएगा वो आंतरिक विभवांतर कहलाएगा, सही है? अभी पिछले दिन मैंने दिखाया कि अगर इससे हमें आई करंट आ रही है तो देखिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सीरीज में इंटरनल जोड़ा गया है, अतः ये सर्किट क्लोज तब मानी जाएगी जब करंट बाह्य परिपथ से होता हुआ आंतरिक परिपथ को भी पूरा करे, और आपने कल पढ़ा यही है विद्युत वाहक, सही है? तो अब हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। माना किसी परिपथ में प्रयुक्त शेल किसी परिपथ में प्रयुक्त शेल का विद्युत वाहक बल E एवं आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, इससे बाह्य परिपथ में R मान का प्रतिरोधी तार कुंजी की सहायता से जोड़ा गया है। जोड़ा गया है। तो यदि सर्किट क्लोज करने पर यदि सर्किट क्लोज कर देने पर, क्लोज कर समझते हैं, यदि बहने वाली धारा I एम्पियर हो
I एम्पियर हो। हाँ जी, तो सिद्धांतानुसार अब कल का जो सिद्धांत हम पढ़ा के आपको छोड़े हुए हैं, अब वहीं से आगे बढ़ जाए। तो बोलो। नहीं, अब उसको हिंदी में करके तोड़ रहे हैं। विद्युत वाहक बल बराबर बोलो बाह्य विभवांतर प्लस, ये ना कल समझाए, भूल गया हो तो फिर बताए। बाह्य विभवांतर प्लस आंतरिक विभवांतर। अब देखो, तो विद्युत वाहक बल को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, बाह्य विभवांतर बोलो इस प्लस टर्मिनल से लेकर माइनस टर्मिनल तक ये बाह्य विभवांतर है। बोलो इसको हम डिनोट कैपिटल भी से कर दें, और माइनस टर्मिनल से सेल के अंदर से प्लस टर्मिनल तक बोलो आंतरिक विभवांतर। अब ओम्स लॉ यूज करो, बोलो V बराबर आई आर, यहां से आई करंट रेजिस्टेंस आर है, और वही आई करंट बोलो भीतर भी जा रही है, इसका स्मॉल आर है। तो अब पहले धारा निकाल लो, बोलो E बराबर आई कॉमन हो जाएगा, आर प्लस आर। तो अब बोलो धारा आ जाएगी, तो आई बराबर हो गया आर प्लस, आ गया फार्मूला। इसका मतलब अब जब कभी भी हमको सेल से धारा कैलकुलेट करनी है, तो अब आपको लिख देना है धारा बराबर E अपन आर प्लस, जहां ई सेल का विभव है, आर बाह्य प्रतिरोध है, स्मॉल आर। आप तो जानते हैं ना, सूत्र लिखने के बाद यहाँ लिखा जाता है, तो हम हमेशा कहते हैं आप लोग लिख लिया करें, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो ये बना के यहाँ लिख ले कहाँ क्या क्या है, लिख दूं बोर्ड पे। निशु आपको दिख रहा है बेटा? दिक्कत होगी तो वहाँ बैठ जाइएगा। एक्चुअली यहाँ चमक आ रही थी, कल का वीडियो देखे होंगे, बड़ा पुअर बना है, तो ये लाइट्स की वजह से यहाँ हो जा रहा है। हो गया? सब नोट कर लिए क्या क्या है? हाँ भाई, ये बार बार ना कहना पड़े, ये आपको 11 से बोला जा रहा है, अब तक आपकी आदत में आ जाना चाहिए था। आ गया होगा, जो पढ़ रहे होंगे आ गया होगा। तो इस तरह अब हमको ये डेरिवेशन ने सेल से कितनी धारा मिलेगी उसकी जानकारी दे दिया है, कि सेल से मिलने वाली धारा आई बराबर E अपन आर प्लस आर। कहा क्या है, समझ आ गई? चलिए, अब आ गई, तो अब हम लोग यहीं पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी निकाल लेते हैं, क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कल आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? और अब उसका कैसे वैल्यू निकालते वो बतिया लेते हैं, तो तुरंत तुरंत काम हो जाएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। आप इस जब सूत्र को पढ़ लिए हैं, तो आप इसमें देख रहे हैं कि आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे है,
तो आइए यहीं से चर्चा करते हैं। अब बोलो, ये बात तो आप लोग जान चुके हैं, तो जो बातें जानते हैं उसे क्या लिखते हैं हम, कि सेल से मिलने वाली धारा, यही ना, उसे बोलिए सेल से प्राप्त धारा I बराबर E अपान R प्लस आर। बोलिए आई आर प्लस आई आर बराबर ई के। तो आप बोलिए हमको तो ये वाला चाहिए। अब बताए है कि हम बाह्य विभवांतर कहेंगे। कल समझाए थे कि इसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल प्लस आई आर बराबर ई, तो आई आर बराबर ई माइनस भी, तो बोलो आर बराबर ई माइनस भी अपान आई। आगे आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर के अंतर में धारा का भाग दे दें तो हमको सेल का आंतरिक प्राप्त हो जाएगा। दैट्स क्लियर। जल्दी करें। हो गया। अब चलिए, अब हम आपको आरबी से परिचय कराते हैं। तो एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध निकालने का देखिए ये सूत्र है। अब दूसरा सूत्र को जानने के लिए पहले आरबी से परिचय कर लीजिए। हेडिंग दीजिए प्रतिरोध बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स। इसको हम लोग शॉर्ट में आरबी बोलते हैं। आर का मतलब रेजिस्टेंस, बी का मतलब बॉक्स। क्या होती है रेजिस्टेंस बॉक्स? आइए परिभाषा बनाना आसान हो जाएगा। थोड़ा इसको देख ले चित्र को। तो ये एक बक्सा बनाया गया है और इस बॉक्स में देखिए ये दो पेच लगे हुए हैं और इन पेच से ये मेटेलिक प्लेट लगी हुई है। ये सब मेटेलिक प्लेट है, इनके बीच में ये ब्लॉक दिखाया जा रहा है, इसमें कुंजी लगेगी जैसे आप कुंजी पढ़ रहे थे। और इस पर है 1 ओम का, 2 ओम का। आप जल्दी जल्दी बना लीजिएगा अगर बनाने के इच्छुक हैं तो, और इच्छुक नहीं है तो कोई बात।
थोड़ा जल्दी करेंगे। ओके, अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले इसको विजुअलाइज करने के लिए आपको चाहता हूं कि आप वो पीछे वाला जो कुल बक्सा बना है उसी को अध्ययन कर लें। अब आप देखिए, वो आयताकार आपको खोखला बक्सा दिख रहा है और 4 के ऊपर ढक्कन नहीं है, लेकिन बगल वाले पर देखिए ढक्कन है। अब ऐसा आपने अपने घर में भी देखा होगा, जो टीना या लोहे का बक्सा आपके घर में है, तो आपने देखा होगा कि अगर अब उसको गणित की भाषा में बात करूं तो उसकी लंबाई अधिक रहती है, चौड़ाई कम, ऊंचाई और भी कम, और ऊपर भी ढक्कन रहता है। सही है। अब ये जो बक्सा आपने देखा, अभी कल्पना किया, बस ऐसा ही ये भी एक बॉक्स है। बस फर्क है कि वो आपके घर वाला टीना का बना है और ये लकड़ी का बना है। और दूसरा फर्क ये है कि ये आपके घर वाले बक्सा इतना बड़ा नहीं है, छोटा है। कितना बड़ा है? जितना आपने कभी भट्ठा पर देखा होगा ईटा पाथने वाला सांचा, देखा है कभी? बस उतने ही बड़ा है। और जिसने नहीं भी देखा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा है। अंडरस्टूड? माने रचना में कोई फर्क नहीं, खाली लंबाई चौड़ाई में फर्क है। अब कल्पना कर लिया आपने। अब सवाल उठता है कि रेजिस्टेंस बॉक्स है क्या? इसको भी थोड़ा रियलाइज करिए। आप अपने घर में बक्सा में क्या रखते हैं? तो कल्पना करिए, अगर उस बक्से में कपड़ा रखते हैं, या उस बक्से में किताब कापी रखते हैं, या उस बक्से में आपकी माताजी घर का अपना गहना गुड़िया रखती हैं, तो आपने देखा होगा प्रायः अगर किसी बक्से में कोई चीज रखा जाए तो उसका नाम उसी के आधार पे रख दिया जाता है। जैसे कपड़ा है तो किसी को कपड़ा खोजना है तो कहते देखो कपड़ वाले बक्सवा में होगा। नहीं ऐसा होता है। अगर किताब कापी हरा गई है तो क्या कहते हो कि किताब वाले बक्सवा में चेक कर लो। तो किताब कापी वाले बक्सा में चेक कर लो, ऐसा होता है ना। अब वही भाषा आप भी अपना लो। इस बक्से में प्रतिरोध रखा गया है। कैसे रखाया गया है ये नीचे बनाया हूं, बट अभी समझाऊंगा तो समझिएगा। तो इस बक्से में क्या रखा गया है? प्रतिरोध। इसलिए इसका नाम रख दिया प्रतिरोधी बॉक्स। अब समझ आ गया? तो अब कोई पूछता है कि प्रतिरोधी बॉक्स किसे कहते हैं, तो अभी जो मैंने बोला वो बोल दीजिए। क्या बोलेंगे? सुनिए। प्रतिरोधी बॉक्स आयताकार लकड़ी का बना हुआ वह बॉक्स होता है जिसमें भिन्न भिन्न ओम के प्रतिरोधी तार लगे होते हैं। इसी बॉक्स को प्रतिरोधी, लगा ना कठिन? समझ आ गई? लिख डालिए, बहुत तेज लिखिए। प्रतिरोधी बॉक्स आयताकार लकड़ी का वह बॉक्स होता है आयताकार लकड़ी का वह बॉक्स होता है, हो गया, जिस बॉक्स में
भिन्न भिन्न प्रतिरोधी मान वाले भिन्न भिन्न प्रतिरोधी मान वाले तार लगे होते हैं। मान वाले तार लगे होते हैं। आया बेटे? उसी को हम प्रतिरोधी बॉक्स कहते हैं। ओके। उसी को हम प्रतिरोधी बॉक्स कहते हैं। हो गया। अब चलिए इसका रचना, क्रिया प्रणाली, सिद्धांत कैसे पढ़ेंगे, रीडिंग लेंगे, ये सब सीख लीजिए। सब लिखाना संभव नहीं है, लेकिन आप सुनेंगे सीखेंगे तो तुरंत आ जाएगा। अब इतना के बाद आप तैयार हैं मेंटली? आइए पकड़िए, यहाँ बोर्ड पे आ जाइए। देखिए ये हमने आयताकार लकड़ी का खोखला बक्सा बनाया है। जो देख रहे हैं इतना लंबा है, इतना चौड़ा है और इतना ऊंचा है। अतः इस बॉक्स के भीतर कुछ नहीं है, खोखला जगह है। ठीक है? जैसे आप कपड़ा बक्सा खरीदेंगे तो उम्र का सामान रख के बेचता है का? वो तो आपको खोखला ही बक्सा देगा ना। आप ना ले जाके उसमें कुछ रखेंगे तो उसका नाम रखेंगे, बस वही है। हाँ समझ आए तो बोले। तो प्रतिरोधी बॉक्स में एक आयताकार लकड़ी का बना हुआ खोखला बॉक्स होता है और इस बॉक्स का ऊपरी ढक्कन विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। विद्युत रोधी समझते ही हैं, पढ़ाया जा चुका है, यानी इंसुलेटर का। विद्युत रोधी जिसमें करंट ना जाए। तो विद्युत रोधी पदार्थ का बना हुआ इसका ढक्कन होता है और उस ढक्कन पर ये देखिए धातु की प्लेट दिख रही है। दो प्लेट ऐसी हैं जिसको यहां दिखाया गया है। धातु की ऐसी प्लेट देख रहे हो लगी होती हैं। कंफर्म हो गया? अब ये प्लेट दो भुजाओं में कनेक्ट रहती हैं। देख रहे हो, एक ऐसे गई है, एक ऐसे। दो भुजाओं में कनेक्ट होती हैं और दोनों के अंतिम छोर पर दो पेंच लगे होते हैं जिनका नाम मैंने ए और बी रख दिया है। और इन पेचों पर कहीं भी प्लस या माइनस नहीं लिखा रहता। अतः आप किसी सर्किट में जब जोड़ रहे हैं तो वहां एक तार उसका कहीं इससे चाहे इससे जोड़ सकते हैं जिससे आप करंट इनपुट कर सकें, और जो आउटपुट करें यानी करंट बाहर निकालें तो अब जो बच गया उससे जोड़ दें। अर्थात इस पर प्लस माइनस नहीं है जिससे कि आपको कोई असुविधा हो। यानी धारा लाने वाले वायर को और धारा ले जाने वाले वायर को किसी सिरे से जोड़ा जा सकता। इतनी बात आ गई? अब इतनी बात आ गई तो अब देखिए कैसे ये काम कर रहा है। अपने खोपड़ी में डाल लीजिए। इस पर 1 से लेकर 500 ओम तक अथवा किसी किसी में 200 ओम तक के प्रतिरोधी तार लगे रहते हैं। अंडरस्टूड? जैसे इसमें देखिए मैंने 200 का दिखाया है, तो 1 ओम का 1, 2 ओम का 2, 5 ओम का 1, 10 ओम का 1, 20 ओम का 2, 50 ओम का 1, देख रहे होंगे, 100 ओम का 1 और 200 का 1। अगर 500 होगा तो 200 का 2, 500 का 1, यानी इसमें 2 ठो और हो जाएगा। आगे दिमाग में अब सवाल उठता है कि इस प्लेट में क्या होता है। तो दो प्लेट का कॉम्बिनेशन नीचे दिखाया हूं। बताओ, नीचे खोखला जगह था, तो जहां दो प्लेटें देख रहे हो एक दूसरे के साथ इंटरप्टेड जुड़ी हुई हैं, देख रहे हो ना, इसमें बीच में जगह है। जैसे ये और ये बैठी हैं तो इन दोनों के कुर्सियों के बीच में देखो थोड़ा जगह छोड़ा गया है। हिलाओ मत अपने को बेटा। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है तो उसके बीच में हम एक रॉड डाल देंगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ये अंगुली है उसमें ये डाल दिया तो अब इसमें की करंट इसमें से होके इसमें आ जाएगी। इसी को कुंजी बोलेंगे। निकाल देंगे तो फिर करंट टूट जाएगी। दिमाग काम कर गया?
तो ये जो दोनों प्लेट हैं, इन दोनों प्लेट के नीचे जैसे यहाँ लिखा है 1 ओम, यहाँ लिखा है 200 ओम, तो जौने के ऊपर जितना लिखा है उतना प्रतिरोध की दोहरी कुंडलित तार में से एक का सिरा इस वाले प्लेट से और एक का सिरा कनेक्ट होकर लटका हुआ है, यानी वो बक्सवा में तरवा लटका हुआ है। तो जितना इसमें होंगे बताओ उतना लटके होंगे, इसीलिए वो खोखला बनाया गया है। और इसमें देखो अगर मान लो कि इस पर लिखा है 1 ओम, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जो ध्यान से नहीं सुनेगा उसको पढ़ना ही नहीं आएगा। 1 ओम लिखा है तो इसका मतलब ये पूरा तार कितने मान का है, और इसका एक शिरा इस प्लेट से और एक शिरा जुड़ा हुआ है। अब समझ आ गई? तो अब चलो अगला बताते हैं कि ये काम कैसे करेगा और कैसे हम रीडिंग लेंगे। ध्यान देना, बोलो इस वायर से आपने करंट डाल दिया, इस यहाँ ऊपर बोर्ड में देखिए, और इस वायर से आपने करंट निकाल लिया। अगर कुलहीन में कुंजी लगी हुई है, बोर्ड में रहिए, कुंजी कुलहीन में लगी हुई है, तो देखिए क्या हुआ, यहां से करंट गई। अब बोलो ये करंट इस प्लेट से कुंजी लगे होने से तुरंत ओमन चली गई। अतः ये बताओ हर प्लेट से होती हुई बताओ यहां से आउटपुट हो गई, और इस समय इसका वैल्यू कितना हो गया, क्योंकि हमने कोई कुंजी निकाली ही नहीं, अतः सारी करंट पास हो गई। अतः इस समय आरवी की रीडिंग, क्योंकि ये एक भी ओम का रेजिस्टेंस का काम नहीं कर रहा है। अब चलो बताओ, अब यहां वाली कुंजी हम निकाल दिए, तो अब ये धारा बताओ अब इसमें जाएगी, इसके नीचे ये है, तो अब ये करंट देखो इसमें गई, देखो बोर्ड में। अब यहां से बोलो कहां चली गई, है वायर में गई, और इसमें से होती होती तब न फिर ऐसे घूम के इसमें जाएगी। इसका मतलब कि जवन कुंजी तुमने निकाल दिया अब वह उतने रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आगे समझ में? और जब उसमें ठोक दिया तब करंट तो इसमें गई ही नहीं, वो तो डायरेक्ट चली गई। अब आया बात समझ में? अब जैसे मान लो हमने 5 ओम वाली कुंजी निकाल दी, तो बताओ ये कितनी रीडिंग देगा, 5 ओम देगा। अब बोले ये कुंजी लगा दिए, अब हमने यहां से निकाल ली, तो बोलो ये 20 ओम की है, तब कितना रीडिंग देगा। अब समझ आ गई कि अभी नहीं आई? क्लियर हो गया? अब जरा दूसरी बात देखो, बताओ ये भी कुंजी निकाल दिया, ये भी कुंजी निकाल दिया, तो बताओ अब ये करंट बताओ है वायर से होके तब न हेमन जाएगी, हयो निकाल दिया तो फिर हेमन ले होके तब न मन जाएगी। तो जरा देखो तो धारा 1 वे बह रही है, पीछे पढ़ाया गया था कि जिसमें धारा 1 वे जाए वह श्रेणी कहलाता है। इसका मतलब ये दोनों तार श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम के प्रतिरोध का मान सब बच्चे पढ़े हुए हैं, R बराबर R1 प्लस, आ रही है? तो अब यहाँ 2 निकला था, 1 ओम 2 ओम, तो बोलो अब ये आरबी कितना ओम का रीडिंग देगा, 3 ओम। आगे पढ़ने चलो, अब मुझे समझाओ, एक लड़का अपने प्रयोग में 1 ओम निकाला है, 10 ओम निकाला है, 20 ओम निकाला है, तो बताओ वह रीडिंग कितना पढ़ेगा, जिसको अब हाथ उठा। वंदना 31, 20, 10, 30, 1, 31, क्योंकि तीनों सीरीज में हो गए। अब कोई डाउट है? चलो अब अगला बताओ, एक लड़का 20 ओम निकाला है और 2 ओम निकाला है, तो अब बताओ वो कितनी रीडिंग बताएगा। हाँ बोलो बेटा। 22। अब समझ आ गई? अब चलो यही जब तुम बताने लगे तो एग्जामिनर ने उलट के क्वेश्चन कर लिया। एक लड़का आरबी से 7 ओम की रीडिंग लेना चाहता है, तो बताओ वो क्या करे। अब जिसको हाथ उठाए, प्रिंस
वेरी गुड, यानी एक थे 2 ओम निकाल दे, एक थे 5 ओम निकाल दे। आ गया? चलो, एक लड़का 18 ओम की रीडिंग पढ़ना चाहता है, तो बोलो वो क्या करे? आरबी में से क्या करे कि 18 ओम हो जाए? विजय, 2 ओम और 1 ओम। बहुत अच्छी, अब समझ आ गई? तब इसका काम क्लियर? अब कोई डाउट है? तो यही आरबी है। तो जान गए आरबी कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे सर्किट में जोड़ाएगा? अब कोई डाउट? अब यहाँ प्रैक्टिकल का एक पॉइंट है जिसको मैग्नेट में जाके बताऊंगा। बाई बाई यहाँ पूछेगा कि बेटा ये दोहरी कुंडलित क्यों बनाई जाती है? तो इसका चूंकि अभी सिद्धांत आपके पास नहीं है, चुंबक पढ़ाऊंगा तब इसका भी जवाब दूंगा, मीटर ब्रिज के भी कई सवाल का जवाब दूंगा। अभी इसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और कोई डाउट्स है? तब आरबी क्लियर हो गई? ओके बेटा, बेटा ना अब मिटा करके पुनः वहीं आ रहा हूं। कहा? जहां अभी अभी आंतरिक प्रतिरोध आपको निकाल के दिया था। क्या? कि R बराबर E माइनस भी बटे आई, भी बटे आई। तो इस सूत्र को आप देख सकते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल लगाने के लिए अपने दिमाग में डाल लीजिए। अगर आपको न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए, तो अगर आपको विभव और विभवांतर और धारा पता है, तब ये सूत्र आपका इंटरनल बता देगा। और नहीं दिया है, तब ये आई निकालने के लिए आरबी की जरूरत पड़ेगी, जो इसलिए आरबी में पढ़ा रहा था। तब तो आरबी जानी गई क्या होता है। अब उससे हम करंट निकाल के तब यहाँ रखेंगे। तब यहाँ मैं केस बना रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा अब आप भी जहां आरबी पढ़ना बंद किए, अब वहां से शुरू हो जाएंगे। यानी केस नंबर 2 चले। यदि धारा का मान अज्ञात हो, परंतु आरबी से पाठ्यांक आर ज्ञात हो। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि सर आर क्या है, क्लियर है ना? यानी जब हमको धारा नहीं पता रहेगी, तब आरबी का उसमें यूज किया गया होगा, और ये यूज किया गया होगा वोल्ट मीटर और अमीटर से। तो ये सूत्र लगानी है जब अमीटर और वोल्ट मीटर हमें पता हो। लिख देता हूं, नहीं तो कई ठो तो कुल भुला जाते हैं सब, क्योंकि ये सब पीछे पढ़ा के आ रहा हूं। अमीटर एवं वोल्ट मीटर परिपथ में लगे हैं, परिपथ में लगे हैं। तो आप अभी चूंकि मैं पीछे पढ़ाते ही सब सिस्टम से आ रहा हूं, तो जो नियमित क्लास लेता होगा उसको अमीटर वोल्ट मीटर सब आ रहा होगा। तो आपको पता है कि ये धारा नापती है, ये विभवांतर नापती है। और आपको उसी दिन बताए भी थे कि कब विद्युत वाहक बल नापेगा। तो ये सब कथा हो चुकी है, इसीलिए मैं उसको छेड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि जो पढ़ा दिया उसको क्या बताना। तो अगर आपके सर्किट में अमीटर और वोल्ट मीटर लगे हैं, तो आपको ये विभवांतर बताएगा, ये आई बताएगा, और तब आंतरिक प्रतिरोध इस सूत्र से निकलेगा। और यदि हमारे परिपथ में वोल्ट मीटर न लगा हो, अरे सॉरी अमीटर न लगा हो, क्योंकि अमीटर धारा बताती है, बल्कि उसके जगह क्या लगा हो, तब उस सूत्र से नहीं निकलेगा। तब की बात हो रही है। दैट्स क्लियर? तब क्या होगा? आर बराबर ई माइनस भी बटे आई। तो आरबी से बोलो क्या पता चलेगा? आर। तो ओम्स का ला लगा दो, ओम के नियमानुसार बोलो भी बराबर, तो आई बराबर, आ गया मामला। आर बता दिया ना आरबी ने, कठिन हो गया। अब उठा के रखो, ई माइनस भी बटे भी बाई। अब उलट दे,
तो R बराबर E माइनस वी बाई वी इंटू आर बोल दिया जाए। बोलो ये भी दोनों के बेटा है, तो E बाई वी बाई वी इंटू आर। तब बोलो E बाई वी -1 इंटू आर। अब देख लो इस सूत्र में कहीं आई नहीं है, तो ये सूत्र का कब इस्तेमाल करना है, जब तुम्हारे इंटरनल रेजिस्टेंस के सवाल में आरबी यूज की गई होगी, तब इसका ठंडा पानी से एक खुराक ले लेना है। और अगर अमीटर और वोल्टमीटर यूज की गई है तो ये दवाई छूना ही नहीं है, ये वाला सिरप लेना है। आ गया समझ में? इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर E बाई वी -1 इंटू आर, जहां E है विभव, V है विभवांतर और R है प्रतिरोध। ठीक है, ओके। तो इस तरह हम लोग पिछले दिनों से सेल पढ़ रहे हैं, तो हमें पता चल चुका कि सेल किसे कहते हैं और सेल से कितनी धारा प्राप्त होती है ना बेटा। अब चल रहे हैं सेल को कॉम्बिनेशन करने। सेलों का परस्पर संयोजन। बना लो, जब बन जाए तो बताओ। हाँ जी, हो गया। हेडिंग दीजिए, सेलों का परस्पर संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेलों का संयोजन, तो पहले विचार करो कि सेल क्या करता है। तो कल से पढ़ रहे हो कि सेल हमारे विद्युत धारा का स्रोत है, यानी कि सेल हमको करंट देता है। सही है ना? तो अब बताओ, अब हेडिंग है इनको संयोजन करने की। तो बताओ, कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की मदद क्यों लेता है? इसीलिए ना, जब वो अकेले वो काम न कर सके। सिंपल सी बात है। जैसे ये निशु है, मालूम है ना आपको, आप निशु हैं, अच्छी बात है। अब हमने इनसे कहा कि बेटा आप ऊपर से 10 कुर्सियां लेके नीचे आओ, तो इनकी क्षमता अकेले या तो एक कुर्सी ले जाने की है, या देख ही रहे खा पी के काफी हिस्ट पुष्ट हैं, इसलिए बहुत करेंगी तो 2-3 कुर्सी ले जा सकती हैं, है ना? हो कि इससे भी ज्यादा ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये कह रही है नहीं ले जा सकते, तो ये तुरंत मेरे सामने प्रस्ताव रखेंगी क्या कि सर अगर किसी और को मेरे साथ भेज देते तो हो जाता जल्दी से। ऐसा कहते हैं ना? तो वो लोग क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि वो अकेले करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो बस वही बात हमको यहाँ सोचना है कि शेल हमको करंट देता है,
और जब परिपथ में हम यूज कर रहे हैं और परिपथ में हमें धारा की आवश्यकता इसके मूल मान से ज्यादा की हो या कम की हो, तब ये अकेले नहीं न कर पाएगा। तब उसी स्थिति में हमें वो लक्ष्य पाने के लिए उनको जोड़ना पड़ेगा। अब आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो यही बात पीछे भी प्रतिरोध जोड़ने में भी बताई, यही बात मैंने कैपेसिटर भी जोड़ने में कही। इसका मतलब सबका मूल कॉन्सेप्ट एक ही है। तब अगर एग्जामिनर बाइबा में पूछ दिया कि बेटा सेलों को क्यों जोड़ते हैं, तो अगर आपको थ्योरी या सिद्धांत आती है तो आप कह सकते हैं कि सर यदि परिपथ में एक सेल से जितनी धारा मिलती है अगर उसके मूल मान से हमें अधिक अथवा कम की आवश्यकता हो तब हम ऐसे सेलों को परस्पर आपस में जोड़ करके वो लक्ष्य हासिल करते हैं। यानी इसीलिए हमें सेलों को परस्पर संयोजन करना पड़ता है। सही है? कोई डाउट्स डाल दीजिए। यदि एक सेल से जितनी धारा प्राप्त होती है अगर उसके मान से हमें कम अथवा अधिक धारा की आवश्यकता हो अधिक धारा की आवश्यकता हो तो ऐसा करने के लिए सेलों का परस्पर संयोजन किया जाता है। यानी बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर मेकिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल्स। तो ऐसा करने के लिए हमें सेलों का संयोजन किया जाता है। दैट्स ओके। तो अब सवाल आपके पास दो आ गया। आपने इसमें हिंट दिया कि अगर मूल मान से कम या ज्यादा की हमें जरूरत है तब हम इस तरह का काम करेंगे, यानी कॉम्बिनेशन करेंगे। तो अब सवाल क्या उठता है कि अधिक कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे, क्योंकि आपने दो इसमें ऑप्शन दिया है कि इफ वी आर इन नीड ऑफ आइदर लेस और मोर देन द गिवन अमाउंट ऑफ द करंट बाय वन सेल, right? So then just to serve our purposes we make the combination of cells. So now question arises before us, how can we serve our purpose? I mean how can we increase the current, how can we decrease the current? That's okay. तो कैसे घटाएं और कैसे, और उसी में एक क्वेश्चन और कि कैसे मैक्सिमम प्राप्त करें। तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हम सेल को तीन कॉम्बिनेशन करते हैं, श्रेणी में, समांतर में, मिश्रित क्रम में। तब हो जाए बात। सेलों को निम्न तीन क्रम में संयोजन किया जाता है। सेलों का निम्न तीन क्रम में संयोजन किया जाता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन और तीसरा मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन। दैट्स ओके बेटा। चलिए अब मैथ निकाल लीजिए। अब अगले दिन हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो आज जितना आपको कंसेप्ट बताया गया, कहीं कोई डाउट्स है? थैंक यू।
आप लोग बेटा नीचे जाते हो तो वो जैसे आप लोग भी सुनिए, जब आपका पीरियड खाली आप नीचे जाते हो तो जिस कमरे में ज्यादा चेयर लगी है उसमें से चेयर निकाला ना करें, उस कमरे में जाके बैठे, बैठने से मतलब है, या फिर अपने कमरे में बैठे, लेकिन चेयर उधर का इधर, इधर का उधर ना करें। राइट। हाँ चलो बेटा जल्दी कर। मैथ निकालिए जल्दी, तैयार होइए। हाँ बैठ जाइए। 7.5 का इन्होंने छठा क्वेश्चन पूछा है। अच्छा हाँ, कल जो बताए थे कि अब ऐसे ऐसे कर लेना, कोई डाउट नहीं। आइए अब छठा देख लीजिए कैसे करना है। पढ़ दो बेटा। एक्स स्क्वायर 2x। आइए अब कैसे हल करेंगे, पहले सिद्धांत समझिए। बोलिए इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स 1 माइनस 2x dx। आपको बताया गया कि अगर ऊपर कोई भी डाटा दिया गया है और नीचे भी डाटा दिया गया है, अगर नीचे के डाटा फैक्टर फॉर्म में है यानी गुणन खंड के रूप में है, राइट है, तो आपको पार्शियल इंटीग्रेशन यानी पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन अर्थात आंशिक भिन्न समाकलन करना चाहिए। दूसरी बात कल बताया कि अगर फैक्टर एक घाती है तो a बटे इतना, b बटे इतना, c बटे इतना ऐसे कर लेना चाहिए। फिर मैंने कहा कि अगर द्विघाती है तो उसका हमने कहा कि आप सवाल लगाइए उसी में बता देंगे। तो अभी तक तो द्विघाती नहीं आ पाए हैं, ये द्विघाती नीचे देखना है, ऊपर नहीं देखना है। लेकिन अब हमें जो सवाल आई है वो सवाल अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको ये सिद्धांत समझना होगा, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है। तो बुक में बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं लिखी रहती हैं, वो जब टीचर पढ़ाते हैं तभी बच्चों को वहां क्लू देते हैं कि बेटा ये करना चाहिए। तो देखिए इस सवाल में ऊपर जो अंश वाला भाग देख रहे हैं उसमें द्विघात आया है, जबकि मेरे को जो रूल पढ़ाया गया उसमें हर वाले में द्विघात रहना चाहिए था। तब ऐसे को अगर हम आंशिक यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करें तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, इसलिए इसको बनाया जाएगा। तो कैसे बनाना पड़ेगा, भाग देके, जैसे देखिए, इसीलिए तो बोला हूं कि मत लिखिए, समझिए, जिसको ना समझ में आएगा वो पूछेगा खड़ा होकर कि हमको नहीं आया। बोलिए इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे, इसको खोल दीजिए, एक्स माइनस, अब आप यहां आ जाइए, बोलो अब इसका इसमें भाग देना है तो यहां भाग दे दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भागे 2x स्क्वायर से भाग दे दीजिए। अब आप तो जानते हैं कि जब भाग देते हैं तो यही ना कोशिश करते हैं कि इसमें से एक ठेक कट जाए। तो अगर हम इसमें भाग दें इसका, देखिए 2 का, तो जानते हैं भाग दें तो ये 1/2 बार अगर ले जाएं तो 1/2 का इसमें गुणा करने पर बोलो 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो फायदा हो जाएगा। तो 1/2 से कर दो, तो 1/2 का एक्स में किए तो 1/2x। अब आप लोग तो कक्षा 6 में ही पढ़े हो कि भाग देने पर जब गुणा करके लिखा जाता है तो जिसका जो घात है उसी के नीचे लिखाता है, और ना हो तो बगल में लिखा जाए। तो 1/2 का यक्स में गुणा किया तो 1/2 यक्स, और इसमें कहीं यक्स नहीं है तो इसलिए उसको, और जब इसका किया तो बोलो 2 से 2 कट गया,
अब आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। बोला यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस। क्या कोई आपत्ति है? अब बोलो। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस। बोलो ये कट गया, अब बच गया। तो ये कहा माइनस वन है और यहाँ -1/2x आ गया। अब इसको हम बताइए इस पूरे के लिए लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते? अब पकड़े, कुछ लोग इसको समझें क्योंकि कुछ लोग को गणित नहीं आती है, इसलिए ज्यादा ध्यान दें। अगर 10 में हम 3 का भाग दें तो 10 भागे 3, तो 3 तरीके 1 शेष बच गया। तो अगर हमें इसे सही बटा में लिखना हो तो बोलो हम लिखते हैं ना 3 सही 1/3, यानी 3 तरीके 9 1 10। अब आप कक्षा 6 में चले जाइए, बोले इसे शेषफल कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं। तो पहले क्या लिखते हैं? भागफल, फिर शेषफल, फिर भाजक। अब इसी को बताइए हम 3 + 1/3 भी लिख सकते हैं। तो 3 तरीके 9 1 10/3। देखिए आ गया। तो क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या करने वाला हूं? बोलो ये भागफल है, ये शेषफल है, ये भाजक है। तो बोलो हम इस डाटा को ऐसे लिख सकते हैं, पूरे डाटा को। क्या 1/2, देखो ये कौन हो गया? ये यानी कि भागफल, प्लस 1 - 1/2x अपान भाजक था 3, यानी x - 2x स्क्वायर। बोलो ये किसके जगह लिख रहा हूं? अगर मैं कहूं तो इसकी जगह 1 - x स्क्वायर बटे x - 2x स्क्वायर, इसकी जगह ये लिख रहा हूं। अब क्या हुआ, समझ में आया? तो अब ये पूरा हटा के ये लिख दूं। देखो देखो इसी की जगह ने ये लिखा हूं। कितने लोग को समझ आ रही? झूठ नहीं बोलना, बेटा दे। इसीलिए मैं तोड़ के बता रहा हूं, कोई दिक्कत है पूछो। बोल बेटा विजय, ऐसा लिखा जा सकता है? इंटीग्रेशन ये हो गया और अब पोस्ट में लिख दिया। बोलो 1/2 2x, बोलो x 2x स्क्वायर पोस्ट बंद dx। कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम में? अब बताओ। अब इंटीग्रेशन 1/2, बोलो इसको हल कर दें। 2 1 कम -x/2 x - 2x स्क्वायर। हेलो, प्रॉब्लम? बोलो इनटू dx। अब बोलो यहां से 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 कॉमन ले लिया। अब खोल दो इंटीग्रेशन 1 × dx। 1/2 देखो यहां भी है 1/2, ये कॉमन ले लिया। अब इंटीग्रेशन यहाँ 1 बचा, आई कोस्ट खोल दिया। और अब बोलो, अब ये 2 तो बाहर चला गया। इंटीग्रेशन 2 - x बटे, इसमें से x कॉमन ले लो, तो 1 - 2x dx हो गया। क्या है, दिक्कत है? अब इसको खोल दो 1/2, बोलो इसका लोगे तो x आ जाएगा, नहीं आएगा, प्लस बोलो इंटीग्रेशन। अब देखो अब आ गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसके ऊपर 2 घात नहीं ना है, तो जैसे अभी करते आए तो कर सकते हैं।
तो बोलो 2 माइनस एक्स एक्स 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स इक्वेशन नंबर। और अब हम ये तो हम हल कर चुके हैं, ये बाकी है, इसको I1 मान ले रहे हैं। अब I1 को हल करके यही उठा के रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। परेशानी चला जाए। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बोलो 2 माइनस एक्स एक्स 1 माइनस 2x dx। अब पार्शियल फ्रैक्शन ले लें, बोलो 2 माइनस एक्स बटे एक्स 1 माइनस 2x बराबर a बटे एक्स 1 माइनस 2x। कोई बच्चा तकलीफ में? अब बोलो a 1 माइनस 2x बटे, बोलो कट। अब आ गया 2 माइनस एक्स a माइनस 2ax bx। बोलो एक लाइन बढ़ा लो, बोलो माइनस एक्स कॉमन 2a माइनस बी। आशुतोष तुम सुबह भी गलती कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो। कॉमन लेते हो तो जरा होशियार रहो। एक्स कॉमन हो गया तो बोलो यहाँ 2a हो गया, ये माइनस बी हो गया। अब कंपेयर कर ले, a बराबर 2 और अब बोलो 2a माइनस बी बराबर 1, या 2 स्टेप में कर दें। तो अब a का वैल्यू रख दो 4 माइनस, तो बोलो b बराबर 3। बी उधर कर दिया, एक इधर कर दिया, 4 में से 1 गया 3। अब ए और बी निकल गया। अब क्या दिक्कत है? अब कहाँ दिक्कत? अब बोलो I1 बराबर इंटीग्रेशन a बाई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन b बाई 2x dx। अब खोल दो a, बोलो 2 log x हो गया, फार्मूला यूज करो। यहाँ बोलो b 3, अब बोलो log 1 माइनस 2x। यहाँ देखो देखो, अब फिर बोलो 1 का करेंगे 0 और 2 का करेंगे तो -2 और फिर प्लस c। अरे अब खोलो, बोलो 2 log x माइनस 3/2 1 माइनस 2x प्लस c। बोलो ये I1 का मान है। अब उठा के एक में डाल दें, बोलो 1/2 x प्लस, बोलो 2 log x माइनस log 1 माइनस 2x प्लस c। पोस्ट खोल दो, x/2 कट गया, log x 4 2x। चेक करो आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो प्रिंस, कोई दिक्कत है? जान गए कहाँ लगाना है? हाँ, तो सवाल याद नहीं की जाती, कॉन्सेप्ट पकड़ा जाता है। तो जान जाओ कब लगाना है।
जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, नहीं तो 2-3 सवाल बताते ही पीरियड ओवर हो जाता है। हाँ, इधर मिटा दिया जाए। वेरी गुड। हाँ बेटा बोलो। 9वां पढ़ो। 3x + 5 x क्यूब माइनस x, देखो सही लिखा हूँ, आ जाओ बोलो इंटीग्रेशन इनटू dx। तो क्या करोगे बेटा, देखो ये तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और रूलिंग यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का तब लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन का तब लगेगा जब वो फैक्टर में हो। तो पहले इसको फैक्टर बना लो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या हम यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन ले लें। अब x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब बोलो क्या अब हम इसे x माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। अब बोलो क्या अब हम इसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो देखो अब ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया कि नहीं हो गया, पीछे दिक्कत आ रही है। x माइनस 1 गुणा है तो होल स्क्वायर हो गया। अब बोलो ये हटा के अब ये लिखें, इंटीग्रेशन 3x + 5 होल स्क्वायर 1 × dx। अब चलो करें, बोलो 3x + 5 x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। बोलो a बटे, अब देखना अब ये जब स्क्वायर है, देखो ये होल का स्क्वायर है तो इसको ऐसे 2 बार लिखोगे, x माइनस 1 b बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर c बटे x प्लस। आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो, वही आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 आया। अब भाग दो,
ए दिक्कत बेटा, x माइनस 1 x प्लस 1, यहाँ बोलो b, अब बोलो ये खत्म हो गया x प्लस 1, बोलो ये खत्म हो गया, कोई डाउट? अब बोलो, बोलो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दें कि ना लिख दें? अब बोलो बी एक्स प्लस बी, यारा कैसे हो गया है? इसको ना, अब देखिए दो एक लोग को मैं रोज देखता हूं, उनको कुछ नहीं आता, वो बोलवे नहीं करते, तो मैं क्या करूं? बी एक्स प्लस बी, अब बोलिए प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसका ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोल दिया। मेरे दृष्टि में तो उनको मैथ लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तक नहीं आता है, जो लोग को मैं कह रहा हूं। अब बताओ, अब बोलो ये बटा हाई वाला काट देते हैं और यहां लिख देते हैं 5, 3x प्लस 5, बोलो ए बी एक्स प्लस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस, बोलो एक्स स्क्वायर वालों को ले लें, तो एक्स स्क्वायर ए प्लस सी, बोलो एक्स का मान ले लें, तो ये हो गया बी माइनस 2c, अब बच गया माइनस ए प्लस, अब कंपेयर कर ले, बोलो a प्लस सी बराबर 0, क्योंकि यहाँ कहीं द्विघाती नहीं है। अब बोलो b माइनस 2c बराबर 3, और बोलो बराबर 5, अब बोलो माइनस सी, तो ये वाले को यहाँ रख दो, यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं, बोलो c हो जाएगा, तो 2c हो जाएगा प्लस b बराबर 5, तो यहां से ले लेते हैं b बराबर 2c, तो 2c की जगह b लिख दो, तो 2b बराबर 5, तो b बराबर 5/2, छूट गया, यहाँ छूट गया, ये 0 पड़ गया मैं, बोलो b बराबर 3 प्लस 2c, अब यहाँ आना पड़ेगा फिर से, बोलो 2c प्लस b 3 प्लस 4c बराबर 5, तो 4c बराबर 2, तो c बराबर 1/2, दिक्कत है? अब c यहां रख दो, तो b बराबर 4, देखो 1/2, 2 से 2 कट गया, 3 1 4, और अब बोलो यहां रख दो माइनस 1/2, अब एबीसी आ गई, अब यहाँ वापस आओ, हाँ हो जाएगा, ये कर दे, तो तुम लोग करो, मैं 2 मिनट बाकी तो लोग कर ही देता हूँ, आखिर बैठ के क्या करूँ, एक लाइन कर दे रहा हूँ, बोलो अब हो जाएगा इंटीग्रेशन ए एक्स माइनस 1 dx प्लस बी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस dx इंटीग्रेशन सी एक्स प्लस 1 इंटू dx, राइट है? अब ए का मान रख देते हैं -1/2, बोलो अब ये log x प्लस 1 हो जाएगा, x माइनस 1, अब बोलो b 4,
और अब बोलो ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके -2, तो फिर एक जोड़ोगे तब सीधे लिख दे रहे हैं 1/x - 1 और यहां लिख दे रहे हैं, आ रहा है या 2 स्टेप कर दूं? पहले इसको ऊपर ले गए हैं तो माइनस, क्योंकि यहाँ log का फॉर्मूला लगेगा नहीं तो ऊपर गया तो -2 हो गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो घात में एक जोड़ेंगे तो एक जोड़ते ही आ जाएगा क्या, -1, और फिर उतना से भाग देंगे और फिर उसको नीचे ला देंगे, प्लस हो जाएगा। हम ही समझ रहे हैं। और अब बोलो, अब c का मान बोलो 1/2 और ये log हो जाएगा x + 1 + c। अब तो दिक्कत है नहीं। अब बोलो 1/2 यहां से कॉमन हो जाएगा, देख लो, तो 1/2 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा log +1 - x - 1, ठीक है। और फिर बोलो -4/x - 1 + c। अब इसको एक लाइन और कर दे, log m - log n, तो 1/2 log x + 1/x - 1 -4/x - 1 प्लस, क्या फाइनल चेक करो। सही है, ये है आंसर, ये क्लियर। और बताओ अगर तुम 1/2 भी हटाना चाहते तो क्या करते, अंडर रूट कर देते। नहीं समझ आ रहा, क्योंकि 1/2 है तो ये जाएगा तो घात हो जाएगा अंडर। तो चूंकि तुम लोग का उत्तर ये दिया इसलिए तुम लोग संतुष्ट हो गए होगे, लेकिन हमको लगाना होता तो अभी हम संतुष्ट नहीं होते, अभी हम इसको अंडर रूट कर लेते तब संतुष्ट होते। ठीक है।